तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग सी प्लस प्लस देखेंगे। ये सी प्लस प्लस का बस एक गेम की तरह इसको समझेंगे कि सी प्लस प्लस क्या होता है। एकदम सीधा सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। सी प्लस प्लस में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू द एरेना सी प्लस प्लस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि सी प्लस प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ठीक है। ये यदि आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हो या अपना सी प्लस प्लस में अपना मजबूत करें तो आप इन दोनों के लिए अच्छा है। ठीक है, ये ओवरव्यू वीडियो रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो देखिए, हम आपने आपने पहले भी सुना होगा प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या अंतर होता है, पहले ये जानते हैं प्रोसीजरल क्या होता है। प्रोसीजर में हम लोग क्या है, फंक्शंस में काम करते हैं, फंक्शंस बनाते हैं। और फंक्शंस कैसे रहेगा, फंक्शन में क्या रहेगा, वो चीज़ हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। डेटा ग्लोबल हो सकता है, कम सिक्योर होता है। कम सिक्योर कैसे होता है कि यदि हम चाहे तो एक ही फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी दूसरा फंक्शन एक फंक्शन को कॉल कर सकता है यदि उसको अच्छे से सिक्योर ना किया जाए तो। ठीक है। प्रोसीजर में क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच मतलब ये होता है कि हम लोग शुरू से मतलब ये है कि एक पूरा एक सिस्टम है। ठीक है, आपके पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप हाई लेवल से सोचते हो और हाई लेवल सोच के उसको थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके नीचे आते हो। मतलब एक पूरा सिस्टम बनता है, फिर उसका छोटा छोटा कंपोनेंट ऐसा बनाते जाते हैं। ये समझ लो एक ट्री स्ट्रक्चर टाइप का रहता है, इसमें एक मेन से स्टार्ट करके छोटा छोटा पार्ट्स हम लोग बनाते जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल इसके सी और पास्कल है। दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स इनकैप्सुलेटिंग डेटा एंड फंक्शंस। ये ऑब्जेक्ट को इनकैप्सुलेट करने के लिए मतलब ऑब्जेक्ट, पहले ये समझ लो ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट मतलब एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है जिसका कोई प्रॉपर्टी हो। ठीक है। तो ये क्या करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ठीक है, ये जो डेटा होते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट का डेटा होता है तो उस डेटा को इनकैप्सुलेट करता है। ठीक है, और फंक्शंस को भी इनकैप्सुलेट करता है। डेटा के साथ फंक्शंस भी होते हैं। आगे के जो वीडियो रहेगा उसमें इसको और डीपली समझेंगे कि डेटा और फंक्शंस में क्या अंतर है और ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। देखिए आगे है, डेटा इज़ हिडन एंड हाईली सिक्योर। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, डेटा हिडन रहता है। क्यों? क्योंकि इसको केवल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है और हाईली सिक्योर रहता है क्योंकि केवल उससे रिलेटेड ही ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सकता है, बाकी दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता। जबकि फंक्शंस के केस में दूसरा एक्सेस कर सकता था। बॉटम अप डिज़ाइन अप्रोचेस होता है, मतलब एक बड़े प्रॉब्लम को पहले छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, पार्ट्स में, और उस पार्ट्स को सॉल्व करते हैं, डिज़ाइन करते जाते हैं और हमें एक टाइम ऐसा आता है कि एक पूरा एक सिस्टम मिलता है। प्रोसीजर में ऐसा नहीं होता। प्रोसीजर में पूरा हम सिस्टम के बारे में बात करते हैं और फिर उसके छोटा छोटा पार्ट्स बनाते जाते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पहले हम लोग छोटे पर फोकस करते हैं। ठीक है। तो जो पैराडिम है वो शिफ्ट हो रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है। द द पैराडिम शिफ्ट मूव फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू कलेक्शन ऑफ इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स मॉडलिंग रियल वर्ल्ड एंटिटीज। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक जैसे कि हम सभी के पास एक अपना खुद का लाइफ है। हम एक लाइफ में हैं, जैसे कि हम अपने परिवार में हैं या अपने दोस्तों के साथ हैं ना। तो एक फ्रेंड सर्कल है, उस फ्रेंड सर्कल में एक फ्रेंड का और भी फ्रेंड सर्कल होंगे, उनके और भी अलग रिश्ते होंगे। ऐसा कर हर एक एंटिटी का खुद का प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अपन लोग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के चार मुख्य कॉन्सेप्ट होते हैं।
ठीक है, जिसमें से एक है इनकैप्सुलेशन, दूसरा है अब्स्ट्रैक्शन, तीसरा है इनहेरिटेंस और चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म। इन चारों कॉन्सेप्ट को समझना बेहद ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन चारों को समझ जाते हैं तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आराम से समझ सकते हो, आपको प्रोग्रामिंग करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इनकैप्सुलेशन, रैपिंग डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। थिंक इट एज अ कैप्सूल प्रोटेक्टिंग द मेडिसिन इनसाइड। एकदम साफ शब्दों में समझो कि डेटा और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में रैप कर देना, जैसे कि कैप्सूल होता है। आपने कभी ना कभी कैप्सूल किसी को खाते हुए देखा, खाए होंगे। कैप्सूल को आप जब खोल कर देखते हो तो उसमें अलग अलग मतलब दाना रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है इनकैप्सुलेशन में कि हमारा जो डेटा है, ठीक है, मतलब ये समझ लो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डेटा और फंक्शन दो चीज़ रहता है। तो डेटा और फंक्शंस को हम लोग इनकैप्सुलेट कर देते हैं एक ऑब्जेक्ट में, ऐसा समझ लो, या एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग डेटा और फंक्शंस को एक्सेस करते हैं, ठीक है। ये है कि उसको एक रैप कर दे रहे हैं कि डेटा और फंक्शन कैसे बंधेंगे आपस में, ऐसा। दूसरा है अब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर्स लाइक ड्राइविंग अ कार विदाउट नोइंग हाउ द इंजन वर्क्स। सीधी सी बात, केवल काम का चीज़ दिखाओ, बाकी वो कैसे काम कर रहा है ये मतलब नहीं, ठीक है। केवल ये मतलब है कोई काम कर रहा होगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल मैंने दिया है ड्राइविंग कार का, ठीक है। आप कार ड्राइव करते हैं, ठीक है। आपका फोकस करो कार ड्राइविंग में था, मतलब यूज़ करने में था। आपका फोकस ये नहीं रहता कि वो इंजन या कार कैसे वर्क कर रहा है। जैसे कि आप कॉल लगाते हो, ठीक है, तो आपने बस एक नंबर टाइप किया और आपने कॉल किया, कॉल अगले व्यक्ति के पास गया। क्या आपने कभी सोचा कि ये कैसे हो रहा है, कैसे जाता होगा, जब मैं टच करता हूँ तो कैसे काम करता होगा, किधर से कैसे उससे कनेक्ट होता होगा? नहीं, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आगे हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। यदि आप सभी का सपोर्ट रहा तो मैं आगे और इसको अच्छे से समझाऊंगा। तीसरा है इनहेरिटेंस, क्रिएटिंग अ न्यू क्लासेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, प्रमोटिंग कोड रीयूज लाइक अ चाइल्ड इनहेरिटिंग ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट। सीधी सी बात, अगर हमें इनहेरिटेंस मतलब समझ लो ये होता है, ठीक है, कि पहले से हमने यदि कुछ कोड लिख लिया है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही कोड को बार बार लिखना पड़ता है अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो कि हम एक बार कोड लिख चुके हैं और उसको हम लोग फिर यूज़ करें दूसरे में बिना उसको दोबारा लिखे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बहुत अच्छा फीचर है कि ये कोड रीयूज़ को इनरिच करता है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई क्लास पहले से है, ठीक है। क्लास ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का कि ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, ये समझ लो, ठीक है। जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर का प्रॉपर्टी मतलब डेटा और फंक्शन जो जिसके अंदर रहता है ना, वो क्लास ही है, ठीक है। तो अभी ये समझ लो कि क्लास, तो क्लास में जिसके आपके पास पहले से कोई क्लास है, ठीक है। अब आप एक नया क्लास बनाना चाह रहे हो, लेकिन इस नए क्लास में पहले क्लास का पूरा डेटा हो, या ये समझ लो उसके जैसा ही रहेगा लेकिन बस थोड़ा एक्स्ट्रा नया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग पहले से जो क्लास है उसको इनहेरिट करके नया क्लास बनाते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं इनहेरिटेंस। चौथा है द एबिलिटी टू टेक चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म, द एबिलिटी टू टेक मैनी फॉर्म्स, अ सिंगल फंक्शन और ऑपरेटर बिहेविंग डिफरेंटली बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि फंक्शन ओवरलोडिंग। देखो, पॉलीमॉर्फिज्म का एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मतलब विविध रूप, एक ही फंक्शन को हम लोग अलग अलग तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हो ऐड करने का, 2 नंबर को ऐड करने का। अब मुझे वो 2 नंबर जैसे कि इंटीजर है,
ठीक है। तो अभी तक आपने जैसे कि आप प्रोसीजरल लैंग्वेज में देखे होंगे कि आप फंक्शन डिफाइन करते हो, उसका पैरामीटर आर्गुमेंट डिफाइन करते हो कि हाँ उसमें इंटीजर आर्गुमेंट ही रहेगा या फ्लोट, जो भी आपको डेटा टाइप चाहिए वो रहेगा। तो आप केवल उसी के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में ऐसा नहीं। पॉलीमॉर्फिज्म के कारण क्या होता है, आप एक सिंगल फंक्शन या ऑपरेटर, जिसके प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, जो भी ऑपरेटर है, ठीक है, उसके कॉन्टेक्स्ट के बेस पर आप उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यदि मैं एक फंक्शन केवल सम का बनाऊँ, ठीक है, तो मैं उस सम में ये कर सकता हूँ कि मल्टीपल्स इंटीजर्स को ऐड कर सकता हूँ, या ये कर सकते हैं कि अगर जैसे कि फंक्शन के अंतर्गत यही है फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म की एक फंक्शन का अलग अलग ग्रुप हो जाना। दूसरा है ऑपरेटर भी है, ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब इसकी प्लस प्लस की क्या काम यूज़ होता है प्लस का, केवल सम करने के लिए। लेकिन आप चाहे तो प्लस से कोई दूसरा काम भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। जब हम लोग इसका प्रोग्रामिंग करेंगे उस टाइम मैं आप लोग को बता दूंगा, लेकिन अभी केवल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये समझ लीजिए कि एक फंक्शन या ऑपरेटर का अलग अलग ग्रुप, ठीक है, अलग अलग काम के लिए। ठीक, बहुत अच्छे। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, द बेनिफिट एंड रियल वर्ल्ड क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक मतलब एक क्वेश्चंस भी रहेगा, बाकी आप लोगों को बेनिफिट बता दूँ। देखिए, कोड रीयूजेबिलिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमें ये बोलते हैं राइट वंस यूज मैनी टाइम्स, ठीक है, वाया इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मैंने कहा था ना, पुराने क्लास से नया क्लास बनाना नया फीचर्स के साथ, तो इनहेरिटेंस, ठीक। इनहेरिटेंस से आपका कोड रीयूजेबिलिटी हो जाता है। दूसरा है सिक्योरिटी, डेटा हाइडिंग वाइवा इनकैप्सुलेशन प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। सीधी सी बात है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। ये समझ लो कि आप ही अपने लाइफ के हर चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। जब तक आप दूसरे दोस्त को नहीं बोलेंगे, अपने दोस्त को, कि या उसको परमिशन नहीं देंगे, तब तक वो आपके लाइफ का कोई भी चीज़ मतलब किसी चीज़ में दखल नहीं देगा, ठीक है। ऐसा है। तो आप एक ऑब्जेक्ट है और आपका एक दोस्त ऑब्जेक्ट है, तो आपका प्रॉपर्टी अलग है और उसका प्रॉपर्टी अलग है, और वो आपके बिना परमिशन के आपके प्रॉपर्टी मतलब जिसकी आपकी कुछ भी चीज़ में वो हक नहीं जता सकता, इस टाइप का है। तो इनकैप्सुलेशन हमें अनऑथराइज्ड एक्सेस से बताता है, जो कि सिक्योरिटी को बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब केवल रिलेटेड ऑब्जेक्ट ही उसको एक्सेस कर सकता है, कोई दूसरा नहीं, ठीक है। इसका एक और अच्छा एग्जांपल है, जिसके बैंक में आप जाते हैं तो बैंक में आपका पर्सनल मतलब आपके अकाउंट नंबर से आपको पहचाना जाता है, ठीक है। आप आपके अकाउंट को कोई दूसरा अपने अकाउंट के थ्रू नहीं एक्सेस कर सकता। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है इनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तीसरा है मॉड्यूलरिटी, इजी ट्रबल शूटिंग एंड टीम कोलेब्रेशन। देखो, अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी कोड लिखते हैं क्लासेस में लिखते हैं। हम लोग क्लास बनाते हैं और उस क्लास को ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करते हैं। तो इस प्रकार हमारा को जो कोड है वो एक मॉड्यूल में बन जाता है। जैसे कि एक बैंक है, अगर एग्जांपल बताऊं मैं, ठीक है, तो बैंक में अकाउंट का एक अलग क्लास रहेगा, अकाउंट के अंदर लोन का अलग क्लास रहेगा, क्लास लोन का, डिपॉजिट का, विड्रॉल का अलग अलग हम आप उसमें ब्लूप्रिंट बना सकते हैं कि ये कैसा रहेगा। इसमें क्या होता है, एक ही जगह सब कोड नहीं रहता है। आप अगर इसके लोन वाले में कुछ चेंजेस करना चाहें तो उस वाले क्लास में जाकर उसको चेंजेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मॉड्यूलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल हो जाता है ओओपी में। चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि बहुत अच्छा है। देखो क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज फॉर डायनेमिक कोड बिहेवियर। डायनेमिक कोड बिहेवियर, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया आप लोगों को कि पॉलीमॉर्फिज्म के कारण हम लोग एक ही फंक्शन से अलग अलग काम करवा सकते हैं, और एक ऑपरेटर जैसे कि प्लस ऑपरेटर से प्लस के अलावा और कोई दूसरा काम करवा सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर दिखे तो GUI सिस्टम्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, आप सभी को पता ही होगा
कि C++ और C से ही ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लिखे जाते हैं, और अभी तक का यूनिक्स या विंडोज़ का जो कोड है वो इन्हीं लैंग्वेज में लिखा गया है। दूसरा रियल वर्ल्ड एग्जांपल अपन लोग देखते हैं, गेम डेवलपमेंट इंजन्स लाइक अनरियल इंजन, जो कि अभी के समय में बहुत फेमस इंजन है गेम डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। यूनिटी, ये सब C++ में ही लिखा गया है। तीसरा है सिमुलेशन या मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, जो बड़े बड़े सिमुलेशन और मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसको ये समझ लो जिसको बहुत स्पीड से काम करना हो, या ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जिसका स्पीड मायने रखता हो, उसको C++ से बनाया जाता है। चौथा जो हम सबका फेवरेट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी C++ के थ्रू बनाया गया है। आगे देखते हैं द ओरिजिनल। अब इसका थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है। देखो, इस जो C++ के जो क्रिएटर है वो बेजान स्ट्रॉस्ट्रप को जाता है। इन्होंने AT&T बेल लेबोरेटरीज़ में लगभग 1980 के दशक में बनाया है, और 1985 में इसका रिलीज़ किया गया। देखो, ओरिजिनली नेम्ड C विथ क्लासेस, C++ मतलब C के साथ क्लासेस। देखो, अपन लोग C में क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लास के जगह हम लोग वहाँ पर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब उसी स्ट्रक्चर को हम लोग C++ में क्लास बोल देते हैं। तो C विथ क्लासेस मतलब C++। इट इन्वॉल्व्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ द C लैंग्वेज, जिसका मैंने आपको पहले बताया। पूरा प्योर C है, C का कोड C++ में पूरा चलता है, बस उसमें ऑब्जेक्ट का एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ा है। स्पेशली डिज़ाइन टू इंजेक्ट पावरफुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम्स इनटू अ हाई परफॉर्मेंस सिस्टम, ठीक है। मतलब अब यहाँ पर से समझिए कि जो आपके पास C है, C में ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यदि हम लोग C में ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का कॉन्सेप्ट जोड़े तो वह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो वह C++ बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि उप्स एक्सटेंशन में एडेड क्लासेस एंड इनहेरिटेंस, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिम्स को C के साथ इंजेक्ट करने में हमें क्या क्या मिलता है। देखिए क्या क्या हुआ कि एडेड क्लासेस एंड इनहेरिटेंस, ये वाला उनको पावर मिल गया या माइलस्टोन मिल गया समझ लो, ठीक है। रोबस्ट फंडामेंटल्स, स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग एंड इनलाइनिंग हो गया। यूजिबिलिटी अपग्रेड, बिल्ड इन डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स, ठीक है। ये ऐसा हमको C++ में देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि डेटा टाइप, C++ का डेटा टाइप्स क्या है। ये जो वीडियो लेक्चर है ये केवल एक ओवरव्यू है, मैं किसी में डीपली नहीं जाऊंगा, ठीक है। बस एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को माइंड में डाल रहा हूँ मैं। देखिए, हमारे पास 3 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बिल्ट इन या प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो हमें पहले से बना बनाया मिलता है। दूसरा है यूज़र डिफाइन, जो यूज़र खुद डिफाइन करता है डेटा टाइप को। तीसरा होता है डिराइव्ड टाइप्स, जो हम इन बिल्ड से बनाते हैं। तो यहाँ पर डेटा टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। डेटा टाइप्स क्या होता है, ठीक है, जो डेटा को डिफाइन करे कि डेटा किस, मतलब कोई भी एरे है, सॉरी कोई भी वेरिएबल है, वो किस टाइप के डेटा को अपने अंदर होल्ड कर सकता है, अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वह डेटा टाइप से डिफाइन होता है। इसके बिल्ड इन फंक्शन में, इस C++ में बिल्ड इन फंक्शन इंट मतलब इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है, मतलब नॉन डेसिमल, नॉन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, जैसे कि 1 2 3 इंटीजर्स, ठीक है, फ्रॉम 0 to 9 एंड अबो। दूसरा है कैर डेटा टाइप बोलते हैं उसको। इसमें सिंगल कैरेक्टर डेटा स्टोर कर सकते हैं आप। फ्लोट में आपको बताया दशमलव, यदि ऐसा नंबर जिसके दशमलव वो है। डबल मतलब है फ्लोट का से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। डबल मतलब फ्लोट का डबल समझ लो, ठीक है। इसमें 7 भी फ्लोट में 7 बिट होता है, तो उसमें अलग होता है। हाँ, एक बात भी और बता, ऑपरेटिंग सिस्टम के पर डिपेंड करता है इन सब का साइज। ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर इन सब का साइज अलग अलग हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पर साइज मेंशन नहीं किया हूँ।
इसके आगे डेटा टाइप है बूल्ट है, इसको बूलियन बोलते हैं, ट्रू या फाल्स, ये केवल ट्रू और फाल्स होल्ड करता है 0 और 1 के फॉर्म में। अब जो ये और है वाइड वाइड डेटा टाइप। वाइड डेटा टाइप मतलब जिसमें कोई भी डेटा डिफाइंड नहीं है, ठीक है। आप इसके वाइड डेटा टाइप वेरिएबल के अंतर्गत आप इंटीजर, केयर, फ्लोट, डबल या बूलियन इसमें से कोई भी रख सकते हैं। वाइड है मतलब खाली है। दूसरा डेटा टाइप आप लोग देखते हैं यूज़र डिफाइंड। तो यूज़र डिफाइंड में आप लोग देखते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ये अलग अलग डेटा टाइप, जैसे कि एक स्टूडेंट का स्ट्रक्ट बनाए अपन लोग, ठीक है। तो उस स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये सब अलग अलग डेटा टाइप का रहता है, जिसकी नेम कैरेक्टर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, ठीक है। रोल नंबर इंटीजर टाइप का रहेगा, मार्क्स फ्लोट या डबल टाइप का रहेगा, ठीक है। ऐसा कर कर हम लोग स्ट्रक्ट बनाते हैं, ठीक है। दूसरा क्लास, ब्लूप्रिंट विद डेटा एंड मेथड्स। देखो स्ट्रक्ट और क्लास में यही फ़र्क है, देखना। क्लास क्या, स्ट्रक्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ डेटा समझ लो, डेटा टाइप्स। क्लासेस क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है डेटा एंड मेथड्स का, कि हमारे पास अगर डेटा है तो उस डेटा में क्या क्या कैसे कैसे काम होगा, वो हम लोग मेथड के थ्रू वो करते हैं। यहाँ मेथड एक फंक्शन ही है, लेकिन हम लोग इसको फंक्शन वर्ड नहीं बोलेंगे, इसको अब मेथड बोलेंगे। क्लास के अंदर का जो फंक्शन होते हैं उसको मेथड बोला जाता है, ठीक है। कि किस विधि से उस डेटा का इस्तेमाल करना है, उसको एक्सेस करना है। मेथड आर यूज्ड टू एक्सेस डेटा, ठीक है, एंड ऑपरेट एंड इस डेटा में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो मेथड के थ्रू हम लोग डिफाइन करते हैं। इसके बाद जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है वो है यूनियन, ठीक है। यूनियन क्या है, शेयर्ड मेमोरी लोकेशन टाइप ना। आप इसमें मेमोरी को शेयर करते हैं लोकेशन टाइप के आधार पर। इसके बाद है एनम, यूज़र डिफाइंड इंटीजर कांस्टेंट। आप एक नंबर, जैसे कि आपने महीनों का नाम दे दिया, संडे मंडे ट्यूसडे ऐसा कहकर, सॉरी महीनों का नाम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और आप उसको न्यूमेरिक फॉर्म में एक्सेस करते हैं कि अगर संडे जनवरी है तो उसको आपने 0 वैल्यू दे दिया, फरवरी उसको 1 दे दिया, ऐसे करके उसको आप एक्सेस कर सकते हैं एनम के थ्रू, ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट के थ्रू। इसके बाद जो डेटा टाइप्स है वो है अपन लोग का डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होता है, एरेज, पॉइंटर्स, फंक्शंस। एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स या सिमिलर टाइप्स बोल सकते हो, ठीक है। जिसकी इंटीजर है और आपको अब एक साथ बहुत सारे इंटीजर लेना है, या एक समझे कि फ्लोट के माध्यम से होता है, फ्लोट है, ठीक है। अब फ्लोट का एरे हो सकता, फ्लोट एरे होगा, तो फ्लोट एरे में आप एक स्टूडेंट का अलग अलग सब्जेक्ट का मार्क आप यहाँ स्टोर कर सकते हो, ठीक है। पॉइंटर होता है स्टोर मेमोरी एड्रेसेस। पॉइंटर क्या करते हैं, किसी दूसरे एरे का उसका एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अच्छे से समझ लो, बस ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है फंक्शन, ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। तो फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल, जिसकी आपको पहले से पता है, ठीक है। फंक्शन को ब्लॉक ऑफ कोड भी बोल सकते हैं, जिसका इस्तेमाल आप कितना भी बार चाहे कर सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर सिंबॉलिक कांस्टेंट और डायनेमिक इनिशियलाइजेशन बताया गया है। तो कांस्टेंट देखो, C++ स्टैंडर्ड के अंतर्गत डेफिनेशन क्या है, कॉन्स्ट, इसको कांस्टेंट को हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट क्या है, स्पेसिफाई दैट अ वेरिएबल्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन के बाद जब हम लोग कोड रन करते हैं तो रन हो रहा है, तो एक बार जैसे रन हुआ उसके बाद कभी भी उसको नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। बाकी आप टाइप कर सकते, मतलब प्रोग्रामिंग करते टाइम कर सकते हैं, लेकिन इनिशियलाइजेशन के बाद आप कॉन्स्ट के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि पाई की वैल्यू, ठीक है। दूसरा है कॉन्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको देखना, इसको इसमें ये है, एवेलेटेड एट कंपाइल टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन।
ठीक है, आप इसको कंपाइल टाइम ही इवेल्युएट करते हैं, जिससे इसका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन हो सके है। ठीक है, जैसे कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज फॉर मैक्रोज लेस टाइप सेफ देन कॉन्स्ट। ठीक है, हम लोग जैसे कि प्री प्रोसेसर इस्तेमाल करते थे सी में, तो ये इससे बेटर होता है कॉन्स्ट। अब दूसरा देखो, रन टाइम एक्शंस होता है जिसकी डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो वेरिएबल्स कैन बी इनिशियलाइज्ड एट रन टाइम यूजिंग एक्सप्रेशंस और फंक्शंस कॉल्स अनलाइक स्टैटिक इनिशियलाइजेशन विच ऑकर एट कंपाइल टाइम। तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल भी दिया हूँ मैं कि कॉन्स्ट को जिसकी कॉन्स्ट डबल पाई, ठीक है, और डायनेमिक के लिए ऐसा देखो, तो हम लोग इसको डायनेमिकली इनिशियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन के सबसे पहले ये जो है इस फंक्शन को पास होगा, फिर फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो इस एरिया में, तो ये रन टाइम इनिशियलाइजेशन होगा। ठीक है, रन करते समय ये वैल्यू होगा और ये कांस्टेंट होगा। ये इनिशियलाइजेशन के बाद ये चेंज नहीं हो सकता, लेकिन ये इनिशियलाइजेशन के बाद चेंज होगा। अगर फंक्शन का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू बदल देंगे तो एरिया का भी वैल्यू बदलेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं द रेफरेंस वेरिएबल। तो देखो क्या होता है, अ रेफरेंस वेरिएबल एक्ट एज एन एलियास और एन अल्टरनेटिव नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल इन मेमोरी। सीधी एकदम नॉर्मल सी बात है कि रेफरेंस वेरिएबल एक वेरिएबल का एक दूसरा नाम समझ लो। ठीक है, एक कई बार ऐसा होता है हमारे पास एक मतलब एक ही है, देखो इस इमेज में मैं बताया हूँ, एक ही ताले का दो चाबी, एक वेरिएबल एक रेफरेंस। ठीक है, एक आप अपने घर में रखते हो, एक आप डेली यूज़ करते हो ताकि एक गुम हो जाए तो एक असर, लेकिन यहाँ पर एक ही समय हाँ एक तो यूज़ करने के लिए एक ले जाता है। जैसे कि देखो टाइप एंड रेफरेंस नेम और एग्जिस्टिंग वेरिएबल। ठीक है, तो इसका मैकेनिक्स और यूज़ केस क्या है, तो यूज़ केस क्या, देखो पास बाय रेफरेंसेस अलो मॉडिफाइंग द ओरिजिनल आर्गुमेंट विथ इन फंक्शन डायरेक्टली entirely eliminating the memory overhead of data copying। पास बाय रेफरेंस में हम लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो जब हम लोग किसी फंक्शंस को कॉल करते हैं, ठीक है, तो हम या तो पास बाय रेफरेंस कर सकते हैं, जिससे हम लोग केवल एड्रेस को पास करेंगे किसको, फंक्शन में, या फिर हम पास बाय वैल्यू करते हैं कि वो वैल्यू को ही जाए। तो वैल्यू को जब हम लोग देते हैं तो वैल्यू को कॉपी करते हैं, डेटा को कॉपी करता है, ये ओवरलोड आ जाता है मेमोरी में। ठीक है, मतलब उसका डुप्लीकेट कॉपी बन जाता है ना, एक ही का दो कॉपी हो जाता है। अगर 4 बार उस फंक्शन से कॉल करें तो 4 नया कॉपी बन जाएगा, फालतू का मेमोरी वेस्ट होता है। लेकिन पास बाय रेफरेंस से क्या होता है, वो उसका एक एड्रेस हर जगह जाएगा, कॉपी नहीं बनेगा, और हर फंक्शन उस एड्रेस में जो डेटा है उसको एक्सेस कर लेता है। तो पास बाय रेफरेंस में ही काम होता है। ठीक है, रेफरेंस और पॉइंटर में कुछ अंतर होते हैं। देखो मस्ट इनिशियलाइज ऑन डिक्लेरेशन, रेफरेंस में अपन लोग को इनिशियलाइजेशन में मस्ट इनिशियलाइज ऑन डिक्लेरेशन में इनिशियलाइज करना पड़ता है। कैन नॉट बी रीअसाइन, एक बार असाइन हो गया तो दूसरा बार असाइन नहीं होगा। पॉइंटर्स कैन बी नल, पॉइंटर्स आगे मैंने आपको बताया था, पॉइंटर जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करके रखता है। ठीक है, रेफरेंस भी एड्रेस होल्ड करके रखता है ना, लेकिन पॉइंटर नल हो सकता है, रीअसाइन कर सकते हैं। और इसको दिखाने के लिए ये जो डी रेफरेंस का सिंबल होता है एस्ट्रिक, ये लगता है। रेफरेंसेस शेयर्स नॉर्मल वेरिएबल सिंटैक्स। ठीक है, और देखो ये जो सिंटेक्स है नॉर्मल वेरिएबल के जैसा है। ठीक, होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं द लॉजिक इंजन। आपको और एक बार इन्फॉर्म कर दूं, ये केवल एक ओवरव्यू लेक्चर है, तो इसमें मैं ज़्यादा डीप नहीं बता रहा हूँ। तो अपन लोग देखते हैं लॉजिक इंजन क्या क्या है सी++ ऑपरेटर। तो कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर्स,
यहाँ पास 5 टाइप की कैटेगरीज हैं ऑपरेटर्स के। उसमें है अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलस, ये सब ये 5 काम के लिए इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर जैसे कि इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन या लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये है। लॉजिकल एंड, देखो रिलेशन में रिलेशन बताना है इसकी कि कोई 2 वेरिएबल इक्वल है, इक्वल नहीं है, ये बड़ा है या छोटा है, या बड़ा छोटा दोनों है, ठीक है। ये सब चीज़ें उसको चेक करने के लिए ये ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ठीक है। इसके लिए जैसे क्या दोनों ये समझ लो 2 वेरिएबल को कंपेयर करते हैं हम लोग लॉजिकली, इसकी होता है ना एंड और वाला, ये वही है, ठीक है। बीट वाइज, तो बीट वाइज में बीट वाइज एंड, बीट वाइज और, बीट वाइज एक्स और, बीट वाइज नॉट, बीट वाइज लेफ्ट राइट शिफ्ट, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये बीट्स में काम करते हैं। हम अगर आपके डेटा को बिट्स पर काम करते हैं, जैसे कि 0101 का एंड होकर 11 का 1 होता है, 00 का 0 होता है, तो हमें 01 ही मिलेगा, ऐसा है। असाइनमेंट ऑपरेटर, हाँ इस ऑपरेटर को और डीपली पढ़ेंगे जब इसके डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट में हम लोग डेडिकेटेड इसका वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो उसमें हम लोग इसको और देखेंगे। असाइनमेंट इक्वल, प्लस इक्वल और माइनस इक्वल, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ही बोलते हैं इसको, वही जैसे कि आपने वेरिएबल के टाइम ये देखे थे, ठीक है। ये कुछ स्कोप रिसोल्यूशन मैकेनिक है होता है, देखो जो डबल कोलन दिख रहा है इसको स्कोप रिसोल्यूशन मैकेनिक बोलते हैं, ठीक है। देखो जिसकी ये बताता है कि एक लाइब्रेरी है std, इसके अंदर ये सी आउट डिफाइंड है, तो ये बता रहा है, ये इसका यही बता रहा है कि जो सी आउट है वो इसके अंदर है, ऐसा करके, ठीक है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर, ये प्लस ऑपरेटर, ये ठीक है। ऑपरेटर देखो, और एक चीज़ और ना, ऑपरेटर का क्रम बहुत मायने रखता है। यदि एक साथ 2-3 ऑपरेटर हैं तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर को वो करेंगे, तो उसका एक हायरार्की होता है, ठीक है। इसके लिखा है देखिए 11 to 11, मतलब स्टिक फर्स्ट होता है। देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 और 6 सॉरी 3 और 2 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, 6 + 5 11, ऐसा। तो यहाँ पर मैं आप एक बार और बताया था कि स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल व्हेन लोकल वेरिएबल नेम कंप्लीट और डिफाइन क्लास मेथड आउटसाइड क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। मतलब इसका हम लोग ये भी है कि अगर क्लास मतलब एक ही टाइप की जिसकी सी आउट का और कहीं इस्तेमाल कर रहे हो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यदि आप ये सी आउट ये वाला नहीं लगाओगे तो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर नहीं माना जाएगा, ऐसा। ऑपरेटर प्रोसीजर्स डिटरमाइन द स्ट्रिक्ट ऑर्डरिंग ऑफ ऑपरेशनल इवोल्यूशन इनसाइड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। मतलब किस क्रम में ऑपरेटर्स काम करेंगे वो ये बताता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। नेक्स्ट है पाथ फाइंडिंग, कंडीशनल और कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंडीशन और कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो अपन लोग कभी भी रोड में जाते हैं तो हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, आपको पहले से पता है कि आपको कौन सा शहर जाना है, तो शहर का रोड आपको पता होगा कि हाँ अगर यहाँ है मतलब लेफ़्ट साइड पड़ेगा तो आप लेफ़्ट जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो अगर राइट साइड जाएंगे तो गलत जगह पहुँचेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही किसी नतीजे तक पहुँचने के लिए हम ई फेल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहाँ पर देखा है कंट्रोल फ्लो मैकेनिज्म, ई फेल्स होते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन अ बूलियन कंडीशन, कुछ दिए गए कंडीशन के आधार पर ई फेल्स लगाते हैं, यदि हाँ तो कहाँ जाना है, यदि नहीं तो कहाँ जाना है। नेस्टेड ई फेल्स,
जैसे कि ये समझ लो इफ एल्स एक ही बार बताएगा, या तो लेफ्ट या राइट। अब नेस्टेड इफ एल्स क्या बोलता है, यदि लेफ्ट और राइट के अंदर फिर कहाँ जाना है, ऐसा है। मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स या कॉम्प्लेक्स ट्री स्ट्रक्चर बोलो। स्विच केस, यदि आपके पास मतलब ये है इफिशिएंटली मल्टी वे ब्रांचिंग बेस्ड ऑन एन इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू। मतलब ये है कि आप जैसे कि इफ एल्स नहीं कर सकते, बहुत सारे अगर रहेगा तो आप स्विच केस लगाते हैं, ठीक है। ये मल्टी वे रहता है। देखो अब इसके बाद है एग्जीक्यूशन पाथ और कॉमन पिटफॉल्स। एग्जीक्यूशन पाथ इंश्योर और लॉजिकल पाथ आर काउंटेड फॉर अ प्रिवेंट एक्सपेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। स्विच ब्रेक, फॉरगेटिंग द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस लीड टू फॉल थ्रू एग्जीक्यूशन, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ऑपरेटर कन्फ्यूजन, confusing असाइनमेंट ऑपरेटर विद द इक्वल ऑपरेटर इन कंडीशंस। कंडीशंस में, ठीक है, ये डबल इक्वल मतलब होता है कंडीशन चेक करने के लिए कि क्या दोनों इक्वल है, और सिंगल इक्वल मतलब होता है असाइन करना, जैसे कि मैंने बताया था। स्विच केस जब भी इस्तेमाल करते हैं तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बाकी जो केसेस हैं वो भी रन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन लोग। आगे है अपन लोग का द रिपीटिशन लूप। तो देखो लूप क्लासिफिकेशन यहाँ पर देखना कि दो टाइप के हैं। एक होता है एंट्री लेवल पीछे, ठीक है, और एक होता है एंट्री से पहले। तो देखो एंट्री लेवल में कहते हैं लूप, वाइल लूप। जब आपको, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि कोई चीज़ कितना बार रिपीट होगा, लेकिन एक है कि एक कंडीशन के पास रुक जाएगा, लेकिन उस कंडीशन तक पहुंचने के लिए कितना बार आपको रिपीट करना होगा, तो हम लोग वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। जब तक कि यह सच ना हो या जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो तब तक ये लूप चलो। फॉर लूप आपको पता है कि लगभग 5 इटरेशन में हम उसको सच कर सकते हैं कोई कंडीशन को, ठीक है, या जब तक कंडीशन सच है तब तक रन करो, ऐसा है। मतलब ये आपको नंबर ऑफ इटरेशन पता होता है, तो इसमें आप इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देते हैं एक लाइन में। डू वाइल लूप, ठीक है, गारंटी द लूप बॉडी विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन रिगार्ड ऑफ इनिशियल कंडीशन। वाइल लूप में क्या है, एंट्री से पहले आपको पूछा जाता है कि क्या कोई कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। यदि ट्रू या फॉल्स होगा तो अभी आपको एंट्री मिलेगा, ठीक है, जो उस कंडीशन पर डिफाइन किया है आप, ठीक है, मतलब ट्रू होगा तभी। लेकिन डू वाइल में क्या होता है, एक बार, कम से कम एक बार, फर्स्ट टाइम, यदि फर्स्ट टाइम फॉल्स हुआ तो भी वो उसमें जाएगा, ऐसा है इंटरकल। लूप का एग्जीक्यूशन ऐसा होता है, इनिट होता है, चेक होता है, एग्जीक्यूट होता है, अपडेट होता है, फिर रिपीट होता है, ऐसे, ठीक है। फिर अपन लोग आगे देखते हैं। जंप कंट्रोल, इसके ब्रेक, कंटिन्यू एंड द एम्फोरस गो टू स्टेटमेंट। देखो कंट्रोल फ्लो डिस्ट्रप्शन। तो ब्रेक क्या होता है, ब्रेक लगाने से क्या होता है, अपन जो इफ एल्स लगाए रहते हैं या जो लूप लगाए रहते हैं, ठीक है, तो उस लूप से तुरंत बाहर निकलना है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये लूप और स्विच केस में इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यू क्या करता है, स्किप द रिमेनिंग कोड इन करेंट इटरेशन एंड जंप टू नेक्स्ट एवोल्यूशन। कंटिन्यू मतलब एक कंडीशन के आधार पर यदि कोई लूप के एक इटरेशन में यदि कुछ ऐसा कंडीशन आता है जिसका हमें ज़रूरत नहीं है तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अपन होता है गो टू, अनकंडीशनल जंप टू लेबल्ड स्टेटमेंट इन सेम फंक्शन। इसकी इसमें दिया, देखो यदि यहाँ पर आई के वैल्यू 3 हो जाएगा तो कंटिन्यू हो जाएगा और सीधा ये आगे चला जाएगा, ठीक है, मतलब आई की वैल्यू 4 हो जाएगा आगे में कंटिन्यू में। जैसे ही आई का वैल्यू 8 होगा तो तुरंत ये फॉर लूप से बाहर चला जाएगा कंट्रोल और बंद हो जाएगा ये फॉर लूप। गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे कि हमारे पास क्लीन अप एक लेबल है,
जो कि यहाँ पर दिया गया है। इस लेबल के अंदर जो भी मैंने डिफाइन किया है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही कुछ एरर आएगा तो सीधा ये क्लीनअप के पास ले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि हमें गो टू का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए? सपाकदेथी कोड बनता है, ठीक है, दैट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू रीड, ट्रेस एंड मेंटेन। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट में क्या होता है, अनकंडीशनल जंप होता है, आपको नहीं पता वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, फ्लो नहीं समझ आता, इसलिए हमें गो टू का यूज़ अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। अब आप लोगों के पास कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आप लोग को वाइवा इंटरव्यू में भी पूछता है, जैसे कि पॉइंटर्स और रेफरेंसेस के बीच क्या अंतर होते हैं, डेटा हेडिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, स्कोप रिसोल्यूशन क्या होता है, ऐसे प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास एक छोटा सा टास्क है, 2 ठो, आप इसको ज़रूर करके देखिएगा, स्विच क्विज। यदि आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कमेंट करते हैं तो हमने इन दोनों टास्क को भी हम लोग लाइव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, आइडेंटिफाई द मिसिंग ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच स्ट्रक टू एलिमिनेट फॉल थ्रू बग। ठीक है, दूसरा कंट्रोल फ्लो, फिक्स एन इनफाइनाइट लूप कॉज्ड बाय इनकरेक्ट वेरिएबल्स अपडेट कंडीशन इन इटरेशन। कॉमन फिटफॉल्स आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मेमोरी लीक और एरे आउट ऑफ बाउंड वाला ही आता रहता है, और अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो बात अलग है, लेकिन एक लर्नर के पास हमेशा मिस्टेक्स आते रहते हैं, तो सीखते जाइए। यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गेट में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि उप्स के पैराडिम्स क्या क्या होते हैं, स्कोपिंग रूल्स क्या हैं, इन रेफरेंस और पॉइंटर में क्या डिफरेंस होते हैं, इसके पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू जो मैं आपको बताया था वो क्या है, इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़फुल है, ये सब आप उसमें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद है इवेल्यूएशन एक्सप्रेसुलेशन होता है, फाइनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल आफ्टर कॉम्प्लेक्स प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट एंड बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये सब आप हम और भी देखेंगे। ये कुछ ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो इस टॉपिक से आते हैं। तो आज के लिए इतना वीडियो। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इस कॉन्सेप्ट जिन्हें कॉन्सेप्ट जानने की आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसी थोड़ा बहुत और वीडियो बना दूँ और बेहतर ये बनाऊँ, तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा और बेहतर बनाने की। और मुझे पता है कि हर एक बार में कोई इंसान अच्छा से बेटर नहीं बना सकता, तो मेरा पहला वीडियो है, आप सपोर्ट करिए, मैं इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा यदि आप सभी का सहयोग मिले तो। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।